नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारी प्रवाह सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड हिंदी, जनरल स्टडीज़ यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर तो आदि विभिन्न विषयों पर यहाँ पर उनसे जुड़े हुए जो PYQ हैं और आदि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उन पर हम चर्चा करते हैं। यानी MCQ वैसे जो एग्ज़ाम में आए जैसे, यानी सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उन पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आज जो हमारे प्रश्न है 5 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और वह इंडियन पॉलिटी से संबंधित हैं। तो 7 प्रश्न हमारे इसमें हो चुके हैं। इसके बाद 8वां आज का प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा आज का कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो यह थोड़ा सा सामान्य सा प्रश्न है। तो मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया। तो 4 ऑप्शन है। पहला, संविधान निर्माण के समय यानी संविधान के बनने के साथ ही। दूसरा है 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तीसरा है 42वें संविधान संशोधन यानी 1978 में। और जो घ ऑप्शन है हमारा 41वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा है गा यानी सी, 42वें संविधान संशोधन 1900 यहाँ पर जो 76 है। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया जाता है और उसमें 42वें संविधान संशोधन में यहाँ पर जो मूल कर्तव्य हैं उनका यहाँ पर उल्लेख संविधान या उनको जोड़ा जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य यहाँ पर जो मूल संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उसमें यहाँ पर मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे यहाँ पर भारतीय जो संविधान है तो उसमें यहाँ पर उनको जोड़ा जाता है और यह नागरिकों के लिए है। और भारतीय संविधान के भाग 4, तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और यहाँ पर भाग 4 का में या भाग 4A में उनको जोड़ा जाता है। और साथ ही 51A जो आर्टिकल है तो 51A में इनको जोड़ा गया है। तो भाग 4 का में और 51A जो आर्टिकल है तो उसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। तो यानी जो मूल कर्तव्य हैं उनको यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और साथ ही जो 1976 में जोड़े गए वह 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो वह 11 मूल कर्तव्य हैं और एक जो मूल कर्तव्य है तो उसे 86वें जो संविधान संशोधन होता है 2002 में। तो 2002 में 11वां जो मूल कर्तव्य है वह भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति होना था, तो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। यानी किस विषय पर राष्ट्रपति को जरूरी नहीं है कि वह जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, तो उसकी सलाह ले। तो पहला ऑप्शन है कि राजदूतों की नियुक्ति, जब राजदूतों की नियुक्ति होती है। दूसरा, विधेयकों की स्वीकृति। तीसरा है राज्यपाल द्वारा प्रेषित जो विधेयक होते हैं उन पर स्वीकृति। और चौथा ऑप्शन हमारा लोकसभा को भंग करना। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खा, यानी विधेयकों पर जो स्वीकृति होती है तो वह राष्ट्रपति को यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो बाकी अगर हम राजदूतों की नियुक्ति की हम बात करें तो राष्ट्रपति को यहाँ पर ये कार्य होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। राजदूतों की नियुक्ति हो गई, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देनी है नहीं देनी है, साथ ही लोकसभा भंग करनी है। तो इनसे संबंधित जो विधेयक होते हैं तो मुख्यतः यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती है। लेकिन जो विधेयकों की स्वीकृति की अगर हम बात करें तो संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित करने के पश्चात जब राष्ट्रपति के समक्ष हो जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वो विधेयक को स्वीकृत देता है या उसको रोक लेता है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उसकी समय सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है कि वह कितने देर उसको रोकेगा या साथ ही उसको पुनर्विचार के लिए भी वापस लौटा सकता है। और यदि विधेयक जो सदनों द्वारा संशोधित सहित उसके दोबारा वह पारित किया जाता है
तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु फिर वो प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। यानी अगर वह दोबारा से जाता है, पुनर्विचार के बाद, संसद को लौटाने के बाद दोबारा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही पड़ती है, यानी उनको वो रोक नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा खा, यानी विधेयकों पर जो स्वीकृति है तो राष्ट्रपति यहाँ पर स्वयं निर्णय लेते हैं कौन स्वीकृति देनी है या स्वीकृति रोकनी है या उसको पुनर्विचार के लिए भेजना है, तो यह राष्ट्रपति स्वयं तय करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी सदस्य है जो यहाँ पर भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, जो कि वहाँ पर संसद का सदस्य नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा अटॉर्नी जनरल, तीसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अंतिम है चुनाव आयुक्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में यहाँ पर भाग ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि विकल्प में क्या है, उपराष्ट्रपति भी है, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या होता है, उसका पदेन यहाँ पर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। हालांकि जो उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में विचारणीय हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो पदेन सभापति है तो वह नहीं रहता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी है जो कि सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो ऑप्शन खा हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है यानी विधायक बन जाता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन 10 दिन, दूसरा 14 दिन, तीसरा 30 दिन और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 14 दिन। तो संविधान के जो अनुच्छेद 101 है तो उसका जो क्लॉज 2 है, तो अनुच्छेद और साथ ही अनुच्छेद 190 के क्लॉज 2 में तो यहाँ पर जो प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जो बनाया गया समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम है 1950, तो इसके अनुसार यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसे संसद की सदस्यता का यहाँ पर उसकी जो सदस्यता है वह रद्द कर दी जाती है या अमान्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन। तो यानी अगर विधानमंडल के लिए कोई सांसद निर्वाचित होता है तो 14 दिनों के भीतर उसे यहाँ पर विधानमंडल के से सदस्यता से यहाँ पर त्यागपत्र या इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी उच्चतम न्यायालय में अगर संविधान से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका निर्वचन से संबंधित कोई मामला आता है जिसमें यहाँ पर संविधान की व्याख्या से रिलेटेड हो, तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन का है हमारा 10, दूसरा है 9, तीसरा 7 या 5। तो यहाँ पर जो संविधान का अनुच्छेद 145 है तो उसके तहत यहाँ पर जो संविधान का विनिश्चय होता है या निर्वचन के मामले होते हैं तो उसमें यहाँ पर जो न्यायाधीशों की बेंच होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहा जाता है, तो उसमें न्यूनतम जो न्यायाधीश होते हैं तो वह 5 होते हैं। तो न्यूनतम यानी 5 होते हैं, अधिकतम अधिक हो सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पर 5 न्यायाधीशों की बेंच होती है जो जिसमें संविधान से संबंधित या उससे निर्वचन से संबंधित मामले हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी या घ 5। तो ये थे कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।